हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता था, अपन जो डिस्कस कर रहे थे, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है, जो सीएचओ एंड नोट सेट में आने वाले जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है उनको डिस्कस कर रहे थे। और हमेशा आप एक थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि जो इस टाइप की जो अपन जो टैब जो आपका पेन टैब है उसके ऊपर जो अपन क्लास लेते हैं वो क्लास आपको कैसी लगती है यदि अपन कंटिन्यू करना चाहे। जैसे माना कि कभी कभी टेक्निकल एरर हो सकता है, पैनल के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि यदि अपन पेन टैब के ऊपर क्लास लें तो ये आपको क्लास कैसी लगती है, इसका रिव्यू आप जरूर देना। और उसके बाद यदि देखो पेन टैब के ऊपर अपन क्लास लेना, कभी भी क्लास ले सकते हैं, तो इसका आप रिव्यू जरूर देगा। और आज के बाद डेली आपकी कंटिन्यू क्या होगी, क्लासेस आएगी कंटिन्यू टाइम के ऊपर। और 10-15 दिन जब भी आपके बचेंगे, अभी जो आपके 10 दिन बचने वाले हैं उसमें मैं आपको लाइव सेशन करूंगा, घंटा 1.5 घंटा आपका डेली लाइव आएगा। और उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो आपके कम्युनिटी एंड जो न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उन सभी को की पॉइंट्स के साथ साथ में जो आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपका जो आज का एक्सपेरिमेंट है उसको कर रहे हैं, तो आप बताना आपका कि भाई ये आपका सही है नहीं है। अब अपन बात करें कि आज जो अपने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रहने वाले हैं वो किसके ऊपर रहने वाले हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के ऊपर। किसके ऊपर दोस्तों, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। और आप सभी को मैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, जो अभी आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अब डर लग रहा है कि कैसे एग्जाम को क्या करेंगे, किस टाइप का पेपर आएगा। बहुत सारी आपके माइंड में चीजें हैं, उनके ऊपर मैं एक वीडियो जल्दी बना रहा हूँ कि अब आपके 15 दिन में क्या पढ़े, कौन सी चीज पढ़े, क्या नया पढ़े, क्या नया नहीं पढ़े, उन सभी के बारे में अपने को सभी को क्या करना है दोस्तों, डिस्कस करना है। तो मैं एक आपका छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा कि क्या करना है, अभी कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आज का जो अपना की पॉइंट्स है वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के ऊपर रहने वाला है। और आप सभी को मैं दोस्तों यही कहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, आपको कह रहा हूं दोस्तों, यूं ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्लियर चीजें, तो इसी के साथ में वेलकम। और आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के ऊपर मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगा। यदि अपन दोस्तों जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की यदि मैं बात करूं, तो जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर में आपको कुछ एक 20 प्रोग्राम है, उनको तो मेनली अपन प्रोग्राम कब आया, इसका क्या एम था, या इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको भी अपन क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ में कुछ एक ऐसे जो आपकी स्कीम है उस स्कीम को भी आपको क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई जो आपकी मेन स्कीम क्या है उसके बारे में। कुछ एक प्रोग्राम है जिनकी ओनली एंड ओनली ईयर्स पूछे जाते हैं, लॉन्चिंग डेट पूछी जाती है दोस्तों, उनको भी अपन को डिस्कस करना है। अब यदि अपन बात करें कि जो सबसे पहला प्रोग्राम है, यदि मैं उसके बारे में आपसे यदि डिस्कस करना चाहूं, तो आप सभी को दिख रहा है कि जो सबसे पहला प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम क्या दोस्तों, तो उस प्रोग्राम का नाम है एनआरएचएम। क्या नाम है दोस्तों, एनआरएचएम। अब यदि अपन बात करें जो एनआरएचएम है वो एनआरएचएम कब आया, क्या नाम प्रोग्राम का, एनआरएचएम। तो यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या नाम है दोस्तों, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। कि भाई जो एनआरएचएम है वो एनआरएचएम आया कब था, तो देखना एनआरएचएम की जो लॉन्चिंग डेट है वो दोस्तों 2005 है। ध्यान रखना एनआरएचएम और जो जेएसवाई दोस्तों ये दोनों एक साथ में आए थे। कहने का मतलब कब आए थे, 2005 के अंदर आए थे। अब अपन बात करें दोस्तों कि जो एनआरएचएम आया था 2005 में, तो इस एनआरएचएम का जो क्या एम था, ये क्या चीज लेके आया था, तो जब भी दोस्तों जो एनआरएचएम लॉन्च हुआ था तो उस टाइम एनआरएचएम का जो लॉन्च था कि जो आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो, तो मेनली आपको 4 टाइप की केयर देनी है। सबसे पहला लिखा हुआ क्या, देखो दोस्तों, प्रोवाइड असेसिबल, अफोर्डेबल, अकाउंटेबल और रिलायबल। ये जो आपके असेसिबल मतलब ऐसी केयर दो जो असेस कर सके, एफोर्डेबल मतलब वो पर्सन एफोर्ड कर सके, उसके बाद अकाउंटेबल मतलब जो भी आप केयर दे रहे हो उस केयर के प्रति आप बिल्कुल अकाउंटेबल हो, और उस पर्सन के लिए जो केयर है वो दोस्तों कैसी होनी चाहिए, रिलायबल भी होनी चाहिए। तो एनआरएचएम के अंदर जितनी टाइप की दोस्तों केयर दी जाएगी तो उन केयर का कॉन्सेप्ट रहेगा दोस्तों ये रहने वाला है। अब उसके बाद सेकंड एनआरएचएम जब आया था, उस एनआरएचएम का की पॉइंट्स क्या था दोस्तों, तो उसका क्या नाम था, डिक्रीज आईएमआर और एमएमआर। एक तो जो आईएमआर का आप सभी को मतलब पता है, इसका मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, इन्फेंट, क्या होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, और एमएमआर का मतलब क्या होता है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट।
सॉरी मेटल मोर्टेलिटी रेशियो। ध्यान रखना कभी भी आपको रेट नहीं बताना है। पहली बात तो मैं यदि आपसे करना चाहूं कि कभी कभी इसको रेट के अंदर भी काउंट करते हैं और रेशियो के अंदर भी काउंट करते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब आपको क्या मानना दोस्तों, आपको ध्यान रखना जो रेशियो है उस रेशियो को आपको क्या करना है दोस्तों, मैनली मानना। तो एमएमआर का मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो एनआरएचएम जब आया तो उसने क्या कहा, एक तो भैया क्या कम करो आईएमआर और एमएमआर को क्या करना है दोस्तों, कम करना है। और यदि मैं बात करूं दोस्तों करंटली, तो अभी जो करंटली मैं बात करूं तो करंटली जो एमएमआर है दोस्तों वो इंडिया की कितनी हो गई, ध्यान रखना 2 डिजिट में आ गई है। और 2 डिजिट का मतलब कितनी होगी दोस्तों, 90, जो आपकी कितनी होगी 97, कितनी होगी दोस्तों 97। ठीक है। और उसके बाद यदि अपन बात करें नेक्स्ट वन, तो इसकी अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की कितनी दोस्तों 113। ध्यान रखना राजस्थान की 113 है और इंडिया लेवल की वो कितनी आपकी 97 हो चुकी है। ये बात भी आप सभी को क्या करना, ध्यान रखना है। और आईएमआर के आप सभी को बताएं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है इसके ऊपर अपन एक क्लियर वीडियो लेके आएंगे। और ये वीडियो मैं लेट क्यों कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट कमेंट्स करें सर इसके ऊपर वीडियो लेके आओ। ध्यान रखना जितने भी जो डेमोग्राफिक डाटा है उन सभी के ऊपर दोस्तों वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन मैं लेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आए। यदि चेंजेस आए तो आपको अपडेशन नहीं करना पड़े, सीधा मैं आपको बताऊं वही आप याद करके जाओ और वही आप एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन आता है तो उसको आपको क्या करके रीड करके आना है। उसके बाद यदि अपन नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, लॉन्च की ये चीज एक आप ध्यान रखना कि एनआरएचएम ने किसको लॉन्च किया, तो एनआरएचएम ने आशा को लॉन्च किया। पता है ना आप सभी को आशा कौन है, आशा का मतलब होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या नाम है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, वही आशा। अब मैं थोड़ी सी आशा के बारे में बताना चाहूँ। पहला क्वेश्चन, आशा लॉन्च बाय एनआरएचएम। एनआरएचएम कब लॉन्च हुआ, 2005 के अंदर। अब अपन बात करेंगे जो आशा है, क्लियर बात करेंगे इसकी आशा की फुल फॉर्म के बारे में, तो ध्यान रखना एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और जो एक्रीडिएट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ये कितनी पॉपुलेशन के ऊपर लगती है, तो दोस्तों बताना 1000। 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक आशा होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि जो आशा है वो 8वीं पास भी हो सकती है। यदि कोई भी आशा 8th स्टैंडर्ड की यदि पढ़ी लिखी है तो दोस्तों वो क्या हो सकती है, आशा बन सकती है। ठीक है। और जो आशा मेनली जो बनती है दोस्तों वो कौन होती है, फीमेल होती है। और फीमेल भी कौन सी, उसका जो लोकल विलेज है उस लोकल एरिया की जो फीमेल है वो ही आशा क्या हो सकती है दोस्तों, बन सकती है। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो आशा होती है उस आशा की जो ट्रेनिंग होती है वो दोस्तों कितनी होती है, 23 डेज की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग सीएससी के ऊपर आप इसको ट्रेनिंग करवाते हो, क्लियर चीज है। और ये काम कहाँ कर सकती है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये बिल्कुल आपका सब सेंटर के ऊपर भी काम कर सकती है, पीएससी के ऊपर भी काम कर सकती है दोस्तों, और सीएससी के ऊपर भी क्या कर सकती है, काम कर सकती है। ठीक है ना, तो ये आशा की इंपॉर्टेंस है। आशा के बारे में मैंने बता दिया और आशा को किसने लॉन्च किया वो भी बता दिया। तो जो फर्स्ट जो आपका प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नाम क्या हो गया, क्लियर चीज है क्या हो गया दोस्तों, एनआरएचएम। एनआरएचएम 2005, ये चारों टाइप की केयर, आईएमआर और एमएमआर को कम करना। और लॉन्चिंग किसको लॉन्च किया, आशा को। अब उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट का नाम क्या है आपका, नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम उसका नाम है एनटीसीपी। क्या नाम है दोस्तों, एनटीसीपी। और एनटीसीपी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। क्या नाम है दोस्तों, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। यदि अपन से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो कंट्रोल प्रोग्राम है वो प्रोग्राम सबसे पहले जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो लेके आई दोस्तों, कब, 1962 में। तो ध्यान रखना जो एनटीसीपी वो आई थी आपका 62 में। फिर मैंने नीचे लिखा है, क्या लिखा है आपका, आरएनटीसीपी। पहले लिखा एनटीसीपी फिर आरएनटीसीपी। अब इसके आर ऐड हो गया है, और आर ऐड हुआ, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, रिवाइज्ड। क्या होता है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। और रिवाइज नेशनल जो ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो दोस्तों कब आया, 92 एंड 93। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर आप 2 सन बता के हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, तो ध्यान रखना इसका मतलब है कि जो 92 और 93 मैंने दोस्तों लिखा है ये इसका फाइनेंशियल ईयर है। ये इसका क्या दोस्तों, ये इसका ध्यान रखना फाइनेंशियल क्या है, इसका ईयर है। तो अब अपन आप बोलोगे सर आप तो हमें सीधा सा ये बताओ कि एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन आ जाए तब हम क्या करें। तो
एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दोस्तों दो टाइप से आ सकता है, या तो ऑप्शन में क्या देखा होगा आपका ओनली 92 दे रखा है तब आपको राइट मानना है, यदि ऑप्शन में ओनली 93 दे रखा है 92 नहीं है तब आपको इन दोनों को मानना है सिमिलरली। अब बात आ जाती है सर हम 92 और 93 दोनों यदि एग्जाम के अंदर आ जाए तब हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें हम क्या करें। तो आप सभी को दोस्तों 93 मानना है। क्या मानना है? 93। ये बहुत सारे गाइड्स के अंदर आपको मिलेगा कि 92, 93, लेकिन अपन को यदि दोनों आ जाए दोस्तों तो 93 को मानना है। दिस इज द लास्ट वन आंसर मेरा, ठीक है। मेरे हिसाब से 93 मानना चाहिए, ठीक है। मैं आपको ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना, एनटीसीपी जो आपका कब आया था 62 में, आरएनटीसीपी कब आया आपका 92 और 93 में। अब जब आरएनटीसीपी दोस्तों आया तो इस आरएनटीसीपी का गोल क्या था? तो आरएनटीसीपी जब आया तो उसने दो अचीवमेंट, इसको क्या करने, टारगेट्स का लिखा आया था। इसका जो पहला टारगेट था उसने ये लिखा था टू अचीव ए क्योर रेट 85% इन इन्फेक्शियस केसेस। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी इन्फेक्शियस केसेस दोस्तों चल रहे हैं उसमें से 85% तक केसेस को ठीक करना है। भाई जितने टीबी के आपके केस चल रहे हैं तब उसमें से आप क्या करो कि 85% तक केस है उनको क्योर लाओ, क्योर रेट में लाओ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टू अचीव ए केस डिटेक्शन रेट कितनी होगी आपकी 70%। एक तो इन्होंने बोला कि जो केस डिटेक्शन है कि जो टीबी का आप पता लगा रहे हो कि जितने, माना कि मैं कह रहा हूँ 100 केसेस आपको पता लगाना है, 100 केसेस कोई भी टीबी के स्प्रेड हो रहा है तो कम से कम दोस्तों आपको 70% केसेस का तो पता लगाना है, ये उन्होंने बात कही थी। और दूसरी, जितने भी केसेस दोस्तों चल रहे हैं उसमें से 85% तक केसेस को क्या करना है, ठीक करना है। ये बात भी किसके अंदर कहेगी, आरएनटीसीपी के अंदर कहेगी। ये दो टारगेट ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि आरएनटीसीपी किस बेस के ऊपर लाया गया। अब उसके बाद यदि मैं बात करूं दोस्तों तो उसके बाद क्या लिखा है कि डॉट्स स्टार्ट बेस्ड ऑन आफ्टर पॉजिटिव स्पुटम कल्चर माइक्रोस्कोपी। अब इन्होंने कहा कि आप 85% तक क्योर रेट की बात कर रहे हो दोस्तों, तो क्योर करोगे कैसे? तो क्योर करने के लिए एक जो आपका ट्रीटमेंट थेरेपी है, उस ट्रीटमेंट थेरेपी का नाम क्या दोस्तों, उसका नाम है डॉट्स। अब मैं बात करूं कि भाई सर डॉट्स का नाम क्या है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, डॉट्स तब स्टार्ट करनी है जब टीबी कंफर्म हो जाए। आपको डॉट्स ऐसे नॉर्मल स्टार्ट नहीं करनी कि टीबी के एक दो सिम्टम दिखे, उसको कफ आ रहा है और उसको नाइट स्वेट हो रही है, उसका वेट लॉस हो रहा है, आप बोल दो कि इसको डॉट्स स्टार्ट कर दो। ऐसे नहीं होता दोस्तों। डॉट्स हमेशा जब माइक्रोस्कोपी के अंदर स्पुटम पॉजिटिव आएगा तभी स्टार्ट करनी है। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों की जो डॉट्स है उस डॉट्स के अंदर जो आपका मेडिसिन यूज होती है, जो एंटीबायोटिक यूज होती है, वो एंटीबायोटिक दोस्तों हाईली होती है। क्या होती है आपकी, हाई एंटीबायोटिक होती है, तो वो बॉडी को क्या कर सकती है दोस्तों, डैमेज कर सकती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट आपका क्या लिखा हो, डॉट्स की जो डॉट्स है उसको आप कब ठीक करोगे, तो क्या लिखा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो आपका थेरेपी शॉर्ट कोर्स, इसको कभी भी बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स भी बोला जाता है या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स भी बोला जाता है। अब पहला क्वेश्चन तो आपका ये होगा कि सर ये आया कब था, ये बता दीजिएगा। तो ध्यान रखना, डॉट्स को लॉन्च किया गया, वो डॉट्स कब लॉन्च किया गया, वो 97 में। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरी, सर 92 के अंदर डॉट्स स्टार्ट किया गया है, 97 में डॉट्स स्टार्ट किया गया है। तो बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। डॉट्स एक प्रोग्राम के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था और उस प्रोग्राम का नाम क्या है, आरएनटीसीपी। अभी अपन ने देखा तो आरएनटीसीपी प्रोग्राम कब आया, तो वो आरएनटीसीपी प्रोग्राम कब आया, 92 में। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत स्टार्ट किया, इस प्रोग्राम के अंडर स्टार्ट किया गया। और वो प्रोग्राम के अंडर कब स्टार्ट किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखना वो 97 में। तो डॉट्स हमेशा 97 में ही स्टार्ट किया गया है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट अभी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहा है उसका नाम क्या है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन एनटीईपी। क्या नाम है, एनटीईपी। तो आपके पास में टीबी से रिलेटेड 3 प्रोग्राम हो गए, एनटीसीपी 62, आरएनटीसीपी 92, 93 दोनों साथ में 93, और नेशनल फिर आगे आपका एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम। और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम में दोस्तों वो 2020 के अंदर, इसकी डेट क्या है आपकी 2020। ये बस 3 आपको सन क्या करना है, याद रखना है।
अब अपन बात करेंगे जी 2020 में कौन सा है दोस्तों, ये आपने क्या बोला, एनटीईपी। इस एनटीईपी का विजन क्या है, इस एनटीईपी में आप क्या टारगेट लेके आए हो, ये क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो यदि मैं टारगेट की बात करूं दोस्तों, तो इसके अंदर अपन क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, पूरी इंडिया लेवल के ऊपर अपन टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2025 तक, कब तक दोस्तों, 2025 तक आपको क्या करना है, टीबी को क्या करना है, फ्री करना है इंडिया से, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, टीबी मुक्त इंडिया। तो टीबी मुक्त इंडिया आपको कब बनाना है, 2025 तक अपन टारगेट लेके चल रहे हैं कि एक भी पॉजिटिव या एक्टिव केस या न्यू केसेस टीबी के इंडिया के अंदर नहीं आने चाहिए। ये इस टारगेट का मेन दोस्तों क्या है, एम है, ये ध्यान रखना। ये आपका सेकंड जो आपका हो गया, उसका नाम क्या हो गया दोस्तों, उसका नाम है आपका ये तीनों प्रोग्राम। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है दोस्तों, इस प्रोग्राम का नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। कि जो आयोडीन के ऊपर जो नेशनल लेवल के ऊपर जो प्रोग्राम आया, वो प्रोग्राम कब आया, तो ध्यान रखना इसके ऊपर प्रोग्राम आया, उसका नाम क्या है दोस्तों, ये आया आपका कब आया है, 92 में। ठीक है, अब ये तो अपन ने बात करी भाई नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 92 में आया। इससे पहले भी कोई प्रोग्राम आ रखा है, बिल्कुल जी हाँ, इससे पहले भी क्या आ रखा है, प्रोग्राम आ रखा है। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है दोस्तों, तो इस प्रोग्राम का नाम है नेशनल, उसके बाद में क्या होगा, गोइटर, उसके बाद में क्या प्रोग्राम, नेशनल गोइटर प्रोग्राम। और जो नेशनल गोइटर प्रोग्राम दोस्तों ये कब आया, 62 में। तो यदि आपसे ये पूछे कि गोइटर के ऊपर जो प्रोग्राम है वो 62 में आया, आयोडीन से रिलेटेड प्रोग्राम है वो कब आया आपका, 92 के अंदर आया। अब अपन बात करेंगे भाई ये जो आपका नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है 92 वाला, ये क्यों लेके आया, इसका एम क्या था। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो एम है उसका नाम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ गोइटर, प्रिवेंशन ऑफ गोइटर एंड क्रिटिनिज्म। कि एक तो गोइटर से आपको क्या करना है, बच्चों को प्रिवेंट करना है, और दूसरा बच्चों को क्रिटिनिज्म से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। अब गोइटर तो आप सभी को पता है, गोइटर का मतलब होता है घेंगा, क्लियर चीज है। और क्रिटिनिज्म का मतलब क्या होता है, ये भी क्रिटिनिज्म जो होता है दोस्तों, ये बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और यदि किसी बच्चे के अंदर कंजेनिटल क्रिटिनिज्म देखने को मिल रहा है, दैट्स मीन्स आप ये मान के चलो कि उस बच्चे के अंदर क्या डेवलप है, उस बच्चे के अंदर एमआर डेवलप हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, उस बच्चे के अंदर एमआर डेवलप हो सकता है। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान में रखनी, ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ये बात होगी तो ध्यान रखना इसका एम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द गोइटर एंड क्रिटिनिज्म। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों यदि अपन बात करें तो क्या लिखा है कि जो इस प्रोग्राम में ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, क्या लिखा, बेस्ट इंडिकेटर फॉर द आयोडीन डेफिशिएंसी। कि जो आयोडीन है उस आयोडीन की डेफिशिएंसी का पता लगाने, या अपन ये बोले कि किसी भी पर्सन में आयोडीन की कमी हो रही है, आप पता कैसे लगाओगे। तो यदि आयोडीन की कमी हो रही, एक तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ब्लड का टेस्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ब्लड टेस्ट अपन करवा सकते हैं। दूसरा अपना ये तरीका है कि इसमें क्या लिखा है कि बेस्ट इंडिकेटर ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, कि आयोडीन डेफिशिएंसी का सबसे अच्छा और बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें अपने क्या लिखा, ये लिखा आपका यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन। आपको क्या करना है, सिंपल सा यूरिन सैंपल लेना है, यूरिन के अंदर आयोडीन मिल रहा है, इसका मतलब उस पर्सन में आयोडीन की कमी है। आयोडीन की कमी है तभी तो यूरिन आपका क्या जा रहा है, यूरिन के साथ में आयोडीन क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। अब अपन बात करें कि चलो आपने ये भी पता लगा लिया कि आयोडीन की कमी है। अब अपन बात करें, आप इस प्रोग्राम के अंतर्गत किसी भी पर्सन को आयोडीन की कमी हो रही है दोस्तों, तो उसमें आप कितना दोगे आयोडीन, तो आपको आयोडीन कितना देना है दोस्तों, तो वो देना आपको 150 mcg। कितना देना है, 150 mcg आपको आयोडीन उसको क्या करना है, देना है। ये आपकी इसके बारे में बात होगी आयोडीन वाले प्रोग्राम की। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट दोस्तों प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम का जो नाम है, क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। और जो नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम पहली बात तो कब लॉन्च हुआ, तब आपको बताना सर ये लॉन्च हुआ 1976 में, 1976 के अंदर लॉन्च हुआ। अब अपन बात करें कि ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, इस प्रोग्राम को भी इंडिया सबसे पहले लेके आया। पूरी दुनिया में इंडिया सबसे पहले, इंडिया क्या थी आपकी, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री लॉन्चिंग नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। इंडिया ने सबसे पहले इसको प्रोग्राम को लॉन्च किया। अब इस प्रोग्राम में क्या चीज थी, तो ध्यान रखना,
इस प्रोग्राम का जो मेन दोस्तों था वो उसमें क्या था आपका, प्रोवाइड कैटरेक्ट सर्जरी। क्या प्रोवाइड करवाना, कैटरेक्ट। अब ये ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, अभी हरियाणा सीएचओ जब भी एग्जाम हुआ है उसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस, कि जो ब्लाइंडनेस है उस ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन दोस्तों कोज क्या है, और उस मोस्ट कॉमन कोज का नाम क्या दोस्तों, आप सभी को पता है, कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट जो भी किसी भी पर्सन को कैटरेक्ट होता है, तो ध्यान रखना जो कैटरेक्ट है, अब इसका क्या है मोस्ट कॉमन कोज की मैं बात करूं कि कैटरेक्ट क्यों होता है, तो दोस्तों कैटरेक्ट एज के साथ में होता है। ये क्या होता है, सेनाइल होता है इसका मोस्ट कॉमन, सेनाइल कैटरेक्ट का मतलब होता है कि एज के साथ में, यदि अपन बोले एज के साथ में यदि क्या होता है कि आंखों का जो लेंस खराब हो जाता है उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। तो कैटरेक्ट लिए जो प्रोग्राम आप लेके आए हो उस प्रोग्राम में आप करोगे क्या, तो सर्जरी प्रोवाइड करो। यदि आप उस लेंस को चेंज कर दोगे दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ब्लाइंडनेस है उस ब्लाइंडनेस में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो एक तो ब्लाइंडनेस की सर्जरी को प्रोवाइड करवाना। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट दोस्तों, क्या होगा आपका, अनहांस कम्युनिटी अवेयरनेस ऑफ आई केयर। इन्होंने ये बोला कि जो कम्युनिटी है, पूरी इंडिया की जो कम्युनिटी उसको आई के प्रति आपको क्या करना है, अवेयर करना है। और उन्होंने एक स्लोगन दिया दोस्तों, इस स्लोगन का नाम क्या है, विजन 2020। स्लोगन का नाम क्या है, विजन 2020। अब विजन 2020 क्या है, तो आपसे ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हरियाणा सीएचओ में पहले वाला एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है, इसमें आपका टारगेट क्या था, इसका एम क्या था, तो इसमें ये था आपका विजन 2020, आई अवेयरनेस अबाउट विजन 2020। ये बात थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। तो ये अभी वाला भी हरियाणा सीएचओ में क्वेश्चन आया, प्रीवियस एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पता राजस्थान सीएचओ में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद देखो नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम क्या है, विटामिन ए। प्रोग्राम का नाम क्या दोस्तों, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। अब अपन बात करें विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम कब आया, तो ध्यान रखना फर्स्टली कि जो विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम वो आपका 1970 में, जो आपकी 1970 के अंदर कौन जिस प्रोग्राम का है उस प्रोग्राम का नाम क्या, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, कि बच्चों को विटामिन ए आप प्रोफाइलेक्सिसली दीजिए, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर होने वाली जो ब्लाइंडनेस है दोस्तों उसको रोकी जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये तो आपका कब लॉन्च हुआ उसके बारे में बात होगी। अब अपन बात करते हैं कि जो मोस्ट कॉमन कोज क्या है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चाइल्ड। अभी अपन ने मोस्ट कॉमन बात करी कि भाई अपन ने कोई एज ग्रुप चाइल्ड नहीं दिया, एडल्ट नहीं दिया, ऐसे ही बात करी, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, वो तो आपका होगा कैटरेक्ट। अब अपन बात करें कि बच्चों के अंदर, यहाँ किसको मेंशन कर रखा है इसने, कि बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस का मेन कारण क्या है, तब दोस्तों आपको क्या बताना है, तब आपको बताना है विटामिन ए डेफिशिएंसी। बच्चों का है विटामिन ए डेफिशिएंसी। जनरल पूछा जाए दोस्तों तब आपको बताना है कैटरेक्ट। और तीसरा एक और मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम है कम्युनिकेबल। किसकी बात करें दोस्तों, क्या नाम है, कम्युनिकेबल। किसकी बात करें अपन, कम्युनिकेबल ब्लाइंडनेस किसे कहा जाएगी, तो ध्यान रखना कम्युनिकेबल ब्लाइंडनेस है, उस कम्युनिकेबल ब्लाइंडनेस का जो आपका कोज है दोस्तों, उस कोज का नाम आप सभी को पता है, और उस कोज का नाम है ट्रेकोमा। क्या नाम, बीमारी आंखों की, उसका नाम क्या है, ट्रेकोमा। वही ट्रेकोमा यदि आपने ज्यादा काजल या सुरमा यूज किया और शेयर किया तो उसकी वजह से ट्रेकोमा हो सकता है। ट्रेकोमा एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन दोस्तों इजीली इन्फेक्टेड या फैल जाती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करें, ये तो अपने तीनों हो गए, तो कैटरेक्ट जनरल कोज, बच्चों में विटामिन ए, कम्युनिकेबल ब्लाइंडनेस, दिस इज द ट्रेकोमा। अपन बात जो विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम आए दोस्तों, गिवन इसका एम क्या था, तो इसमें क्या करना है, जो प्रोफाइलेक्सिस डोज है वो प्रोफाइलेक्सिस डोज को आपको क्या करना है, वो प्रोफाइलेक्सिस डोज को क्या करना है, आपको देना है। ठीक बात है। अब मैं यदि बात करूं कि आप जनरली आपने देखा होगा कि जो साल तक का जो बच्चा होता है उसको अपन क्या देते हैं, कि जो टोटल कितनी डोज देते हैं, तो मैंने आपका यहाँ पे मेंशन किया है, क्लियर चीज है। और क्या मेंशन आपका टोटल यदि अपन डोज की बात करूं तो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देनी है। 5 साल तक के बच्चे को यदि आप प्रोफाइलेक्सिस के रूप में विटामिन ए देना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको टोटल कितना देना है, वो देना है 17 लाख। अब यदि अपन बात करें कि स्टार्ट कब करना है और बंद कब करना है, तो स्टार्टिंग की यदि दोस्तों मैं बात करूं तो 9 मंथ के ऊपर आपको स्टार्ट करना है और 5 साल में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 9 मंथ टू 5 ईयर। अब अपन बात करें
कि सर जब आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में मैंने मान लिया या तो आप 9 महीने से स्टार्ट करो या कौन सा हो गया आपका 12 महीने से आपको दोस्तों क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक बात है। अब मैं बात करूं दोस्तों 9 से जब आप 9 मंथ या 12 मंथ पे इसको स्टार्ट करते हो तो ध्यान रखना इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। इसको फर्स्ट डोज माना जाएगा और इसकी जो डोज है दोस्तों वो डोज कितनी होगी, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो 9 मंथ के ऊपर विटामिन ए 1 लाख। फिर अपन ये बोला कि आप सेकंड डोज दोगे तो सेकंड डोज दोस्तों हमेशा दी जाती है, वो सेकंड डोज के बीच में जो गैप होता है वो गैप कितना होता है दोस्तों, 6 महीने का होता है। कितने होता है आपका, 6 मंथ। तो पहले आपने 9 से 12 मंथ में दी, इसका मतलब आपको 6 महीने का गैप करना है। अब 12 से 6 कितने हो गए, क्लियर चीज है। तो ध्यान रखना सेकंड जो डोज दी जाएगी दोस्तों वो 16 से लगाकर 24 मंथ के अंदर दी जाएगी। मतलब 1.5 साल से लगाकर आप 2 साल में क्या कर सकते हो, ये चीजें दे सकते हो, सेकंड डोज दे सकते हो। अब सेकंड डोज का दो आपका जो अमाउंट रहेगा दोस्तों, दिस इज द 2 लाख। ये कितना हो गया दोस्तों, 2 लाख हो गया। 9 मंथ 1 लाख, सेकंड डोज 2 लाख। अब यदि अपन बात करें क्लियरली तो इसमें क्या होगा आपकी कि 9 डोज, सेकंड डोज के बाद आपको टोटल कितनी डोज देनी है, तो 8 और डोज देनी है। उनमें कितना हो जाएगा, 16 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो टोटल आपको 9 महीने से स्टार्ट करना है, 5 साल में बंद करना है और टोटल आपको 9 डोज देनी है। कितनी डोज दोगे, 9 डोज। और 2 डोज है, उस 2 डोज के बीच में आपको गैप कितना करना है। देखो ये इसमें नीचे क्या लिखा हुआ, देखो ये लिखा आपका टोटल डोज। टोटल कितनी होगी, 9 डोज। अब कंप्लीट कब करना है, 5 साल में। फिर इन्होंने ये नीचे मेंशन किया है कि एक डोज के बीच में, एक डोज दी उसके बाद सेकंड डोज दी, उसके बीच में आपको गैप कितना देना है। तो ध्यान रखना वो गैप कितना होगा दोस्तों, दिस इज द 6 मंथ। वो गैप कितना होगा, वो होगा 6 महीने का क्या होगा, आपको गैप देना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट ये प्रोग्राम कौन सा होगा दोस्तों, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट में बात करूं दोस्तों तो प्रोग्राम का नाम क्या है, आईमेनसीआई प्रोग्राम। क्या नाम है दोस्तों, प्रोग्राम का नाम क्या है, आईमेनसीआई। अब पहला क्वेश्चन तो दोस्तों ये बन सकता है कि आईमेनसीआई की फुल फॉर्म क्या है। दिस प्रोग्राम रिलेटेड टू पीडियाट्रिक। ये प्रोग्राम आपका पीडियाट्रिक से रिलेटेड है और इसमें मैं बात करूं क्या होगा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस। कहने का मतलब है कि नियोनेट्स और जो चाइल्डहुड होते हैं उनमें कौन कौन सी जो इलनेस है उसको आपको देखना है, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, उसको प्रमोशन करना है, वो चीज आपको देखनी है। तो पहली बात तो किसकी होगी दोस्तों, फुल फॉर्म क्या होती है, सभी को याद होनी चाहिए। अब यहां मैंने क्या लिखा, लॉन्च इन इंडिया। अब देखो मैंने बात किसकी करी कि इंडिया के अंदर इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया, तो आईमेनसीआई पूरे इंडिया के अंदर जो लॉन्च किया दोस्तों वो लॉन्च किया गया 2003 में। कब लॉन्च हुआ, 2003 में पूरे इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ। ये प्रोग्राम पहले आपका आया हुआ है, वर्ल्ड के अंदर पहले से चल रहा है, लेकिन इंडिया की स्पेशली बात आती है तब आपको बताना 2003। अब उसके बाद बात करते हैं पहला क्वेश्चन कि जो इसके अंदर जो आईमेनसीआई के अंदर जो बच्चे आप इंक्लूड करोगे वो कितने साल करके बच्चे इंक्लूड होने चाहिए। तो आईमेनसीआई के अंदर जो बच्चे होते हैं इंक्लूड वो लेस देन क्या होंगे दोस्तों, 5 ईयर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, लेस देन 5 ईयर के बच्चे होंगे। अब अपन बात करेंगे जो आईमेनसीआई है, इसमें दोस्तों मेनली आपको दिख रहा होगा कि इसमें 2 अप्रोच को लेके आपको काम करना है। कितनी अप्रोच को लेके काम करना है आपको, 2 अप्रोच को लेके काम करना है। इसके अंदर मैं बात करूं पहली अप्रोच, पहली जो अप्रोच है दोस्तों इसका नाम क्या, प्रमोटिव। ऐसी अप्रोच कि जो नियोनेट है, जो चाइल्ड है, उनको एक तो आपको क्या करना है, उसकी हेल्थ को प्रमोट करना है। और दूसरा जो दोस्तों अप्रोच है उसका नाम क्या है, एक का नाम है प्रमोटिव और दूसरे का नाम क्या हो गया, क्यूरेटिव। कि क्यूरेटिव का मतलब आप सभी को समझ में आ गया कि ट्रीटमेंट अप्रोच, और प्रमोटिव का मतलब क्या होता है, प्रमोट करना। अब आपको किन किन चीजों को बच्चे के अंदर प्रमोट करनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज है उसका नाम क्या दोस्तों, दिस इज द ब्रेस्ट फीडिंग। एक तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे, वो यदि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करोगे दोस्तों तो न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारियां हैं वो बीमारियां कम हो जाएगी, पीएम नहीं होगा। उसके बाद में लिखा दोस्तों इम्यूनाइजेशन। बच्चे को इम्यूनिटी, इनिशियल इम्यूनिटी देने के लिए इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है। अब इसमें 5 साल तक है तो मोस्टली जो बच्चे के जो वैक्सीन दोस्तों लगते हैं वो 5 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे भी आप सभी को पता है कि जो बच्चा होता है वो 16 साल का होता है तब जाके उसका पूरा का पूरा वैक्सीन कंप्लीट होता है, क्योंकि 16 साल के ऊपर कौन सी लगेगी दोस्तों, सेकंड डोज लगेगी। और वो किसकी होगी, जो अभी टीडी है उस टीडी की सेकंड डोज कब लगती है, 16 साल के ऊपर लगती है। लेकिन यदि अपन बात करें इनिशियली तो 5 साल में कंप्लीटली आपकी इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, क्या होगा, विटामिन ए सप्लीमेंट। आपको सभी को पता है कि विटामिन ए है वो भी 5 साल के लिए अपन देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो गया, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। यदि आप दोस्तों न्यूट्रिशनल काउंसलिंग यदि करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से ये होगा दोस्तों कि उसको पीएम नहीं होगा, उसको कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कितना उसको डाइट में मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, इन सभी के बारे में भी आप सभी को क्या करना दोस्तों, ध्यान रखना है। क्लियर चीज है। उसके बाद सेकंड यदि अपन बात करें, सेकंड क्या होगी, तो सेकंड जो अप्रोच है दोस्तों उसका नाम है क्यूरेटिव। आपको किन किन चीजों को 5 साल तक के बच्चों में ठीक करना है। एक तो बच्चों में डायरिया नहीं होने देना है। अब डायरिया हो रहा है तो उसको डायरिया को ट्रीटमेंट करना है। बच्चों में सबसे घातक होती है, आप सभी को पता है, डायरिया। अब डायरिया बच्चों में होगा तो डायरिया की वजह से बच्चे किस में जा सकते हैं दोस्तों, शॉक की कंडीशन में जा सकते हैं। किस में जा सकते हैं दोस्तों, शॉक में जा सकते हैं। अब शॉक में जाएंगे बच्चों तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। अब डायरिया की यदि मैं बात करूं तो डायरिया के लिए आपको सभी को पता है ट्रीटमेंट का नाम क्या दोस्तों, तो डायरिया का ट्रीटमेंट है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है दोस्तों, वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आपका इस डायरिया से शॉक से प्रिवेंट करेगा, डिहाइड्रेशन से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, आपको बॉडी के अंदर देने का काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें और डायरिया के अंदर आप क्या दे सकते हो दोस्तों, तो डायरिया के अंदर आप सभी को पता है जिंक सल्फेट। जो जिंक सल्फेट की जो टेबलेट आती है, ये प्रीवियस राजस्थान सीएचओ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आया कि कोई भी चाइल्ड है उसको डायरिया हो रहा है, डायरिया के साथ में आप क्या दे रहे हो, ओआरएस तो दे रहे हो, तो ओआरएस के साथ में और किसकी टेबलेट दोगे, और वो टेबलेट दोस्तों कौन सी थी, ध्यान रखना, दिस इज द जिंक सल्फेट। उस टेबलेट का नाम क्या था दोस्तों, जिंक सल्फेट टेबलेट का नाम था। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्या लगेगा दोस्तों, निमोनिया। ये क्वेश्चन भी राजस्थान सीएचओ में आया। अब राजस्थान सीएचओ में क्वेश्चन ये पूछा था कि अंडर 5 कि जो जितने भी अंडर 5 बच्चे होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन कॉज डेथ का क्या होता है। अब यदि मैं बात करूं इन दोनों कंपेरेटिवली, तो ध्यान रखना 11% जो डेथ होती है बच्चों की वो निमोनिया की वजह से होती है, और जो 10% जो बच्चों की डेथ होती है अंडर 5 वो डायरिया की वजह से होती है। ये 1% का दोस्तों क्या चक्कर पड़ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 11% ज्यादा है। इसका मतलब यदि आपसे आज भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे माना कि मैं कह रहा हूं नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अंडर 5 ईयर डेथ, दिस इज द इन्फेक्शन, और कौन सा इन्फेक्शन होगा दोस्तों, वो होगा निमोनिया। तो निमोनिया बहुत बच्चे के लिए क्या होता है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें नेक्स्ट कौन सा होगा दोस्तों, डायरिया। सेकंड का नाम क्या है, डायरिया। तो डायरिया भी ध्यान रखना। फिर होगा मलेरिया। यदि कोई बच्चे को मलेरिया हो रहा है तो भी ट्रीटमेंट करना है। पीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये बात भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो जो आज के लिए दोस्तों अपने कुछ एक प्रोग्राम डिस्कस किए, देखो कौन से मैंने आपको मेनली 5-7 प्रोग्राम डिस्कस किए, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इससे अभी तो अपन नेक्स्ट कल और वीडियो में आपको लेके आऊंगा। लेकिन जो आज वाला दोस्तों जो वीडियो था, आज वाला वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि अपन जो मैं स्पेन टैप के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो आपको कैसा लगा वो आप जरूर बताइएगा। इसके बाद आप बोलोगे ना दोस्तों, जितने वीडियो डालने वो सारे जितने वीडियो आप डालने इजीली अपन क्या कर सकते हैं, जिस टॉपिक पे आप बोलोगे उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके डाल देंगे, क्योंकि ये आपका क्या रहेगा, इजी रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, इजी रहेगा। अपन को देखो दोस्तों पढ़ना है, कैसे ही पढ़ना है, तो आपको ऐसे कंटेंट मिलता रहेगा। तो इसके बारे में आप रिव्यू जरूर दें। यदि आपने रिव्यू दिया तो मैं दिन के 2 वीडियो भी डाल सकता हूँ आराम से, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी बनाओ, अपना ही तो है, ठीक है। और उसके बाद लाइव सेशन भी लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि आप रिव्यू देना ना भूलें। क्लियर चीजें, आप रिव्यू इसका जरूर दें, जिससे कम से कम हमें पता लगे कि ये जो आपने वीडियो बनाया है वो आपको कैसा लगा, क्या है, वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर चीजें, तो आपका जो रिव्यू है वो रिव्यू आप जरूर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं और लास्ट में मैं आपको ये कहूंगा कि यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। क्लियर चीज है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में।